हेलो बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें अभी तक 4 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं और आज हम 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। 5वीं क्लास है इस अध्याय से संबंधित। अभी तक पढ़ चुके हैं कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं और आनुवांशिकता से संबंधित कौन कौन से नियम मेंडल ने दिए थे। 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। कैसे कौन सा नियम लागू होता है, कहाँ लागू होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और साथ ही यह भी पढ़ चुके हैं कि मानव में लिंग निर्धारण किस तरह होता है। अब हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम विकासीय संबंध, जैव विकास कैसे होता है, जाति उद्भव कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आनुवांशिक लक्षण, उपार्जित लक्षण, सारे टॉपिक पढ़े जा चुके हैं। यह जो विकास की क्रिया होती है, इसमें कैसे हम एक जीव का विकास दूसरे जीव से हुआ है, इस विकासीय संबंध को कैसे स्थापित करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति इतनी धीमी होती है कि यह कई सौ वर्षों में पूरी होती है। विकास को प्रमाणित करने के लिए, या कह सकते हैं कि जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। इसके लिए शारीरिकी, भ्रौणिकी तथा जीवाश्म विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है विकास को प्रमाणित करने के लिए। एक एक चीज़ को लेकर के हम इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे कि किस चीज़ का किस तरीके से उपयोग किया जाता है। पहली चीज़, तुलनात्मक शारीरिकी से प्रमाण। तुलनात्मक शारीरिकी क्या होती है? इसमें हम जीवों की जो शारीरिक संरचना होती है एवं उनके अंगों और उपांगों के विकास का जो क्रम होता है, उसमें संबंध स्थापित करते हैं। और जीवों में 2 तरह के अंग पाए जाते हैं। पहला होता है समजात अंग। ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति और आधारभूत संरचना में तो एक समान होते हैं, लेकिन अगर कार्य करने की बात आती है तो वह भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। उत्पत्ति और आधारभूत संरचना में तो एक समान होते हैं, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न करते हैं। जैसे छिपकली, मेढक, पक्षी और मनुष्य, इनके जो अगले पैर होते हैं यह सभी संरचना में एक समान होते हैं, लेकिन अगर कार्य देखा जाए तो सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे छिपकली के पैर दीवार पर चिपकने के लिए गद्दियाँ पाई जाती हैं। मेढक के अगले पैर, उसमें भी गद्दियाँ पाई जाती हैं और वह छोटे होते हैं। पक्षियों के अगले पैर पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। और हमारे मनुष्य के अगले पैर हाथ के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो उत्पत्ति तो एक समान है, संरचना, आंतरिक संरचना एक समान होती है सबकी, लेकिन उनकी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वह भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ऐसे अंग जिनकी जाति समान है, उत्पत्ति समान है, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। कहने का मतलब पक्षी के पंख और हमारे हाथ, घोड़े के पैर, बकरी के पैर, मेढक के पैर, सब के पैर, अगले पैर, यह एक दूसरे के समजात अंग होंगे। दूसरी तरह के जो अंग होते हैं उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। समरूप अंग किसे कहते हैं? यह वैसे अंग होते हैं जो कि उत्पत्ति और आधारभूत जो इनकी संरचना होती है उसमें तो भिन्न होते हैं, आंतरिक संरचना में इनमें भिन्नता पाई जाती है, आंतरिक बनावट एक जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह कार्य एक जैसे करते हैं। कहाँ ऐसा देखने को मिलता है? जैसे पक्षियों के पंख और कीटों के पंख, ये कार्य तो एक समान करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, दोनों ही पंख हैं। लेकिन अगर हम उत्पत्ति देखें तो पक्षियों के पंख, उनके अगले पैर पे जो पर जम जाते हैं, परों के का विकास हो जाता है, उसके कारण बनते हैं पक्षियों के अगले पैर, पंख। लेकिन कीटों में जो बाह्य उनकी त्वचा होती है, उसके फैलाव के कारण उनके पंखों का विकास होता है, अगले पैर में पंखों का विकास
नहीं होता है। लेकिन दोनों ही पंख हैं और उड़ने का कार्य करते हैं, तो पक्षी के पंख और कीट के पंख कार्य तो एक जैसे करते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि तुलनात्मक रूप से भले ही कार्य अलग अलग हो रहे हों, लेकिन अगर आंतरिक संरचना समान है, समरूप अंग है, तो यह माना जाता है कि समरूप अंगों वाले जीवों का विकास समान प्रकार के पूर्वजों से हुआ है। बाद में अलग अलग तरह से उपयोग करने के कारण वह समजात अंग के रूप में परिवर्तित हो गए। दूसरा जो प्रमाण मिलता है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग क्या होते हैं? अवशेषी अंग हमारे शरीर में पाए जाने वाले निष्क्रिय अंग होते हैं, लेकिन यह विश्वास किया जाता है कि वह अंग आज भले ही कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों में वह पूर्ण रूप से विकसित थे और क्रियाशील भी थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारा विकास उन पूर्वजों से हुआ था जिनमें यह अंग प्रमुखता से कार्य करते थे। प्रमुख अवशेषी अंग जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले बाल, क्योंकि मनुष्य कपड़े का उपयोग करने लगा है इसलिए इसे बालों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके पूर्वज जो थे उन्हें, चूँकि उस समय कपड़ों का विकास नहीं हुआ था, उस समय पर्यावरण से बचने के लिए शरीर पर बालों की आवश्यकता थी। तो कहने का मतलब कि वह उस समय आवश्यक थे, लेकिन आज के समय में अवशेषी हो गए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसे अंग अवशेषी अंग माने जाते हैं। वैसे ही कृमिरूपी परिशेषिका, मनुष्य की छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर जहाँ दोनों आंतें जुड़ती हैं वहाँ पर एक अंधनाल पाई जाती है जिसे कृमिरूपी परिशेषिका कहते हैं। इसका काम होता है सेलुलोज का पाचन। हरी घासों में जो पोषक पदार्थ होता है उसे सेलुलोज कहते हैं और उसको पचाने का काम यह सीकम करता है। लेकिन चूंकि मनुष्य अब हरी घासें नहीं खाता है तो उसमें उस सीकम का कोई उपयोग नहीं रह गया है और वो धीरे धीरे छोटा हो गया है। लेकिन इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य का विकास ऐसे जीवों से हुआ है जो कि घास फूस खाने वाले थे, तभी तो हमारी आंतों में आज भी वह सीकम अवशेषी अंग के रूप में बचा हुआ है। ऐसे ही बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण भी अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। मनुष्य के बाह्यकर्ण अब उपयोगी नहीं रह गए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों में इनका उपयोग होता था। ध्वनि को केंद्रित करने के लिए इन बाह्यकर्णों को वह उपयोग करते थे। तो लेकिन हमारे पास अभी भी बाह्यकर्ण उपस्थित हैं। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें यह बाह्यकर्ण पाए जाते थे, तभी तो हमारे पास अभी तक उपस्थित है। तो यह जो अवशेषी अंग हैं इससे भी प्रमाण मिलता है कि हमारा विकास किस तरह के जीवों से हुआ है। अगला जो साक्ष्य होता है वह भ्रूणकी होता है। अवशेषी अंगों के बाद भ्रूणकी। किसी जीव की भ्रूण अवस्था से लेकर, भ्रूण अवस्था मतलब जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है उस अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं। किसी भी जीव में भ्रूण अवस्था से लेकर पूरे जीव बनने तक की क्रिया का अध्ययन करना भ्रूणकी कहलाता है। और भ्रूणकी हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन जब करते हैं तो सभी जीवों के विकास में एक उल्लेखनीय समानताएं देखने को मिलती हैं। हर जीव का, मछली का, मेढक का, सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, मनुष्य का, सबका अगर भ्रूणीय विकास, सबके भ्रूणीय विकास का हम अगर अध्ययन करें तो हमें उसमें एक उनकी संरचना के परिवर्तन में समानताएं दिखाई पड़ती हैं। शुरुआत में आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह पक्षी का बच्चा है कि मनुष्य का बच्चा है, मछली का बच्चा है कि मेढक का बच्चा है या मनुष्य का बच्चा। तो शुरुआत में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है शरीर बनने की, भ्रूण में, वहाँ पे वह जीव जो बनता है वह अपने से पहले के जितने भी पूर्वज होते हैं सबके शरीर का आकार ग्रहण करता है।
जितने भी जीवों का विकास होता है वह भ्रूणीय अवस्था में अपने उन सभी पूर्वजों के शरीर का आकार ग्रहण करता है जिनसे वह विकसित हुआ होता है। यह समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। यह बहुत ही बड़ा साक्ष्य होता है कि हमारा विकास किस तरह के जो है जीव पूर्वजों से हुआ है। 1865 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हीकल। उन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे रिकैपिचुलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या बायोजेनेटिक सिद्धांत या बायोजेनेटिक लॉ के नाम से जाना जाता है। यह इनके द्वारा यह दिया गया सिद्धांत यह कहता है कि सभी बहुकोशिकीय जीव भ्रूणीय विकास के क्रम में जाइगोट, मारुला, ब्लास्टुला और ग्रेस्टुला अवस्था को दोहराते हैं। सभी जीवों में यह भ्रूणीय विकास में यह अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब सभी कशेरुकी अपने पूर्वजों में पाए जाने वाले लक्षणों को भ्रूणीय विकास के दौरान दोहराते हैं। हमारे पूर्वजों में जो भी लक्षण थे, हमारे पूर्वजों के पास पूंछ थी, तो भ्रूणीय अवस्था में जब विकास होता है मनुष्य का तो उसमें भी पूंछ उपस्थित रहती है, लेकिन जन्म होते होते वह समाप्त हो जाती है। इसी तरह वह सभी लक्षण जो कि हमारे पूर्वजों में पाए जाते हैं वह हमारे भ्रूणीय विकास के समय हमारे भ्रूण में दिखाई पड़ते हैं। यही भ्रूणकी से सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि हमारा विकास ऐसे पूर्वजों से हुआ था जिनकी संरचना हमारे भ्रूणीय संरचना से मिलती जुलती थी। अगला जो प्रमाण है वह जीवाश्मों से। प्राचीन काल में जो जीव पाए जाते थे उनके जो वह जीव या उनके शरीर के कुछ भाग जो पुराने समय में पाए जाते थे, उनका वह पूरा जीव या उसके शरीर का कोई भाग चट्टानों के नीचे, विभिन्न स्तरों की चट्टानों के नीचे दबते गए। और आज जब हम खुदाई करते हैं तो वह जीव अथवा उसकी छाप, जैसे कोई ऐसा जीव था जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं, तो जब वह किसी चट्टान के नीचे दबा तो वह आकार उसमें बचा रह जाता है। भले ही वह जीव खत्म हो जाए लेकिन वह आकार उसमें छपा रह जाता है। जैसे कहीं पत्ती गिर जाती है तो वह भले ही सड़ जाए लेकिन उसका आकार मिट्टी पर छपा रहता है। तो वैसे ही जीव भले ख़त्म हो जाए लेकिन उसकी छाप चट्टानों पर बनी रह जाती है। और जब खुदाई होती है तो खुदाई से प्राप्त इन जीवों अथवा उनके अवशेषों को ही जीवाश्म कहा जाता है। जब खुदाई करने पर ये जो अवशेष प्राप्त होते हैं, चाहे वह जीव या उसकी छाप, यह जो प्राप्त होता है उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों द्वारा हमें अनेक विकासीय प्रमाण प्राप्त होते हैं। कुछ जीवाश्म दो जीवों के बीच के उभय लक्षण को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। ऐसे जीवाश्मों को संयोजक जीवाश्म या कनेक्टिंग लिंक जीवाश्म कहते हैं। या संयोजक कड़ी वाले जीवाश्म समूहों के विकासीय संबंधों को प्रदर्शित करते हैं कि किस किस समूह का विकास किन जीवों से, किस प्रकार के जीवों से हुआ है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी का कार्य करता है। इसमें दोनों ही समूहों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि सरीसृपों का विकास सरीसृपों से ही पक्षियों का विकास हुआ है। क्योंकि दोनों वर्गों को जोड़ने वाला एक ऐसा जीव हमें जीवाश्म मिला है जिसमें दोनों ही वर्गों के लक्षण थे। इसका मतलब हुआ कि सरीसृपों का से ही पक्षियाँ विकसित हुई हैं। तो यह कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारा विकासीय संबंध, हमारे पूर्वज किस तरह के होते थे। तो विकासीय संबंधों को स्थापित करने के लिए आज हमने 4 तरह के प्रमाण देखे। एक जीवाश्मों से, फिर भ्रूणकी से, अवशेषीय अंगों से और तुलनात्मक शारीरिकी से किस तरह हम प्रमाण प्राप्त करते हैं और उसका विकासीय संबंध जोड़ने में प्रयोग करते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक आप घर पे रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।